नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और हमने अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में नेशनल और इंटरनेशनल जो रिलेटेड करंट अफेयर थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है। तो जिन लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा या जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर की क्लास है वो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहां से जा करके पिछली करंट अफेयर की क्लास को जो है देख लीजिए। इससे आपका करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ या वो लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ध्यान रखिएगा करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करिए रेगुलर जो है सेशन को भी फॉलो करिए जब जब आपकी क्लास चल रही है और आपको क्लास के बारे में पता चले। इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड जितने भी क्लास का जो है इंफॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आज सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी इस प्रश्न को पूछे जाने की। देखिए, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है इवॉल्व मिशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई ये इवॉल्व मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया और किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये एक तरीके से ऋण प्रोग्राम है। ठीक है, इसके तहत जो है लोन दिया जाएगा सिडबी के द्वारा, ठीक है, जिससे कि लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खरीद सके। तो यहाँ पे बात देखिए, सिडबी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय लघु उद्योग बैंक है, उसके द्वारा जून 2023 में, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार यानी कि एमएसएमई के जो निवेशक है उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, किसके सहयोग से, तो नीति आयोग, ठीक है, विश्व बैंक और कोरियाई विश्व बैंक और साथ ही साथ आर्थिक सहायता कोष, इनके साथ मिल करके एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन इवॉल्व और जिसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपके लिए इवॉल्व का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, एक तरीके से एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो निवेशक है उनको एक तरीके से ऋण देने का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है वो एमएसएमई जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें जो है उस क्षेत्र में वो निवेश कर सके। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन है, उनमें जो है निवेश करने के उद्देश्य से, ठीक है, एक ऋण देने वाला ये प्रोग्राम है इवॉल्व मिशन, जिसको शुरू किया गया सिडबी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सिडबी, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें इस मिशन के तहत, ठीक है, एक उद्देश्य रखा गया 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है भारत के 30% ईवी प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए जो है ये सिडबी के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया। और अगर हम बात करें इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, लगभग जो है 50,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको वित्त पोषित करना है और जल्द ही रोड पर लगभग 5,000 जो है जितने भी 2 व्हीलर्स होते हैं या फिर 3 व्हीलर्स यानी कि 2 पहिया और 3 पहिया जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको उतारना, ठीक है, ये इस मिशन का उद्देश्य रखा गया है। चूंकि बात करें सिडबी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था, तो जो एमएसएमई सेक्टर है यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के, ठीक है, के प्रचार के उद्देश्य से, उनको वित्त पोषित करने के उद्देश्य से, ठीक है, और विकास के लिए जो है प्राथमिक वित्तीय संसाधन के रूप में इस सिडबी की स्थापना की गई थी, ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा 1990 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, तो लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी दोस्तों लखनऊ, वहां पे सिडबी का जो है हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे इवॉल्व मिशन आपको पता होना चाहिए, जो कि सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। किस क्षेत्र में, ठीक है, ऋण देने के उद्देश्य से, तो इलेक्ट्रिक वाहन के उद्देश्य से इस जो है इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में निवेश करने के उद्देश्य से इवॉल्व मिशन की शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है,
देखिए यहाँ पे जो है वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें भारत के लिए जो चौथा सबसे बड़ा ठीक है निवेशक बना है वो बना है यूएई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़े निवेशक के तौर पे दोस्तों कौन उभरा है, तो ये बना है दोस्तों यूएई ने चौथा स्थान ले लिया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए। उसमें यह बताया गया कि जो संयुक्त अरब अमीरात है दोस्तों वो 2022-23 के दौरान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक के रूप में उभरा है। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, तो यहाँ पे जो संयुक्त अरब अमीरात से जो भारत में एफडीआई थी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था 2021-22 में दोस्तों, उसमें देखा जाए जो कि पहले कितनी थी दोस्तों 1.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और वो एक साल के बाद ठीक है लगभग 3 गुना बढ़ करके 3.35 बिलियन डॉलर तक हो गई है। ठीक है, ये जो कि एक निवेश यहाँ पे एफडीआई निवेश के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें ठीक है यहाँ पे सिंगापुर देखिए, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई चूंकि चौथे स्थान पे ये आता है, यूएई का स्थान आ गया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा निवेशक कौन है भारत में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो यहाँ पे 17.2 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ बात करें तो सिंगापुर दोस्तों भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है दोस्तों, कौन, सिंगापुर। तो सिंगापुर का स्थान पहले स्थान पे आता है। वहीं दूसरे स्थान पे दोस्तों 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ दोस्तों मॉरिशस जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा स्थान जो है दोस्तों वो यूएसए का है, और यूएसए का कितना निवेश आया है भारत में, तो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा सिंगापुर ठीक है सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, सिंगापुर, उसके बाद हम बात करते हैं मॉरिशस की है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी हो जाता है, यूएसए की है, उसके बाद दोस्तों यूएई है। ठीक है, सबसे बड़े निवेशक के रूप में भारत में देखा जाए यूएई में यूएई की तरफ से जो निवेश आया है सबसे ज्यादा वो सेवा क्षेत्र में आया। ठीक है, यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर है। उसके बाद हम बात करें जो समुद्री परिवहन के क्षेत्र है, बिजली और जो निर्माण गतिविधियां उन क्षेत्रों में जो है यहाँ पे भारत में यूएई की जो है निवेश आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा निवेशक कौन है भारत में दोस्तों, सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे मॉरिशस है, तीसरे स्थान पे यूएसए, फिर चौथे स्थान पे अब कौन आ गया है, वो यूएई सबसे बड़ा निवेशक के रूप में उभरा है। ठीक है, इसी के साथ साथ चूंकि हम बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की डिजिटल भुगतान, दोस्तों एक डेटा जारी किया गया है और भारत देखा जाए डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट किया जाता है भारत में। तो यहाँ पे वित्त वर्ष 2022 का डेटा है दोस्तों डिजिटल भुगतान के मामले में। तो यहाँ पे डिजिटल भुगतान के मामले में भारत देखा जाए विश्व में एक शीर्ष नेता के रूप में उभरा है, यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। और लेन देन ठीक है, यहाँ पे लेन देन के लिए मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में भारत जो है अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया, यानी कि डिजिटल भुगतान के मामले में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, पहला स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, यहाँ पे एक जो भारत सरकार का जो नागरिक जुड़ाव मंच है दोस्तों माई गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, उसमें जो है आंकड़ा जारी किया गया और इसमें यह पता चला कि जो डिजिटल भुगतान परिदृश्य है उसमें भारत की प्रमुख स्थिति रही, यानी कि एक तरीके से भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक अच्छा खासा ठीक है लेन देन किया है और देश को मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल मोड को व्यापक रूप से अपनाने में ठीक है इसके प्रदर्शन को दर्शाया गया है इस मंच के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर दूसरा स्थान किसका आता है दोस्तों डिजिटल लेन देन के मामले में, तो ब्राजील का दूसरा स्थान आता है जो कि 29.2 मिलियन जो है लेन देन के साथ ठीक है डिजिटल भुगतान में ब्राजील का दूसरा स्थान है। ठीक है, और वहीं दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो चीन का जो है तीसरा स्थान आता है, दूसरे स्थान पे ब्राजील है। ठीक है, डिजिटल लेन देन के मामले में कितना 29.2 बिलियन डॉलर के साथ, और यहीं पे तीसरा स्थान दोस्तों आता है चीन का 17.6 मिलियन डॉलर के साथ। थाईलैंड और फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया का स्थान आता है, थाईलैंड दोस्तों 16.5 है और दक्षिण कोरिया का दोस्तों जो है 8 मिलियन डॉलर लेन देन के साथ जो है थाईलैंड चौथे स्थान पे, दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पे। तो ये शीर्ष 5 देश है दोस्तों जो कि डिजिटल लेन देन के मामले में दुनिया में शीर्ष 5वां स्थान हासिल करते हैं। तो कौन है पहले स्थान पे दोस्तों, भारत है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद बात करें चीन है, फिर थाईलैंड है, फिर दक्षिण कोरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी बिंदु आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है लगभग 20 to 25 पॉइंट्स आपको पर डे बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश करिए आप जो है उनको एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए और बाकी क्विक रिवीजन की भी क्लासेस आपकी चलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों देश का जो केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को जारी किया गया है।
वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी कि हर व्यक्ति को, अंतिम पायदान पे व्यक्ति को जो बैंकिंग सेवा है उस बैंकिंग सेवा से जोड़ना, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना ही क्या है, वह वित्तीय समावेशन है। हर लोगों को वित्तीय सेवा के क्षेत्र में समावेश कर देना, उनको जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र को ही बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, उन्होंने जून 2023 में अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड को लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्दृष्टि, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है दोस्तों, ये प्रासंगिक मापदंड को, ठीक है, कैप्चर करेगा और वित्तीय समावेशन की जो प्रगति है कि किस तरीके से भाई वित्तीय समावेशन का जो कार्य है वो आगे बढ़ा, इसका आकलन करेगा और निगरानी करेगा, ठीक है। और उसके लिए एक आवश्यक अंतर्दृष्टि में प्रदान करेगा कि भाई ये जो वित्तीय समावेशन का कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है कि ये कार्य और तेजी से बन सके और तेजी से आगे बढ़ सके। इसके लिए जो है एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ये डैशबोर्ड। ये जो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है दोस्तों, इसके जरिए जो है वित्तीय समावेशन की जो प्रगति है उसका आकलन किया जाएगा, साथ ही इससे जो है निगरानी में भी मदद मिलेगी। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापक स्तर पर वित्तीय समावेशन की जो कमी वाले क्षेत्र है, यानी कि वो क्षेत्र जहां पे लोगों को बैंकिंग सेवा नहीं प्रदान है, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और फिर उन लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और आपको पता है वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की गई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, कहां से किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। तो ये जो है एक वित्तीय समावेशन के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम क्या है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2023-24 खरीफ फसलों के लिए। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए, ठीक है, जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी किया। हम बात करेंगे कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फसलें हैं, ठीक है, जहां से संबंधित प्रश्न आता है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो यहाँ पे खरीफ फसलों के लिए जो है, जो कि 10 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। तो भारत सरकार ने दोस्तों जो किसान है उनके लिए उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से 2023-24 के लिए जो खरीफ फसलें हैं उन खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दिया है। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी कि वो मूल्य जिसपे समर्थन किया जाएगा। तो वो कौन से मूल्य है, तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन किया जाता है उन फसलों का एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और उस न्यूनतम मूल्य के नीचे कोई भी उस फसल को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार जो है उसको क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है किसानों को, जिससे कि किसानों के उत्पादन के दौरान जो कुछ भी उनका व्यय हुआ है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है दोस्तों, ये होता क्या है, तो एमएसपी देश में ये जो किसान है उनको भुगतान किए जाने वाला एक गारंटी राशि होती है जिस पर जो है सरकार उनकी उपज पर खरीदती है। तो एक तरीके से एक न्यूनतम यहाँ पे जो है गारंटी राशि दी जाता है, की जाती है कि भाई इसके नीचे कोई भी जो है किसान से नहीं खरीदेगा, ठीक है। अगर हम वर्तमान में देखें तो सरकार जो है 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी जो है तय करती है और गन्ने के लिए किसकी घोषणा करती है, उचित और लाभकारी मूल्य की। ध्यान रखिएगा 22 फसलें हैं और साथ ही साथ गन्ने के लिए जो है एफआरपी यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य तय किया जाता है सरकार के द्वारा। ये जो अनिवार्य फसलें हैं जिसमें खरीफ फसल की बात करें दोस्तों तो 14 है, वही रबी फसल जो कि ठंडियों में बोए जाते हैं यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, फरवरी मार्च में उनको काटा जाता है, ठीक है। और साथ साथ 2 अन्य जो है व्यवसायिक फसलें हैं, नगदी फसल है, ठीक है, नगदी फसल होती है जिनको जो है 2 अन्य व्यवसायिक फसलें जो सरकार के द्वारा तय की जाती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे जो तोरिया और छिलके वाले जो नारियल होते हैं उनमें भी एमएसपी क्रमशः तोरिया या सरसों या खोपरा के एमएसपी के आधार पे जो है तय किया जाता है। एमएसपी दोस्तों किनकी सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है, एक आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। और आयोग जो है किस आधार पर सिफारिश करती है, तो जो किसान किसी फसल के उत्पादन में जो उसकी लागत लगती है, साथ ही साथ जो मांग और आपूर्ति होती है और बाजार मूल्य के जो रुझान होते हैं, अंतर फसल मूल्य जो समानता आदि जैसे विभिन्न जो कारक है, उन्हीं कारकों के आधार पे, ठीक है, एमएसपी की सिफारिश की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। और यहाँ पे जो
कृषि लागत और मूल्य आयोग है दोस्तों, वो किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत जो है कार्य करती है और इसके जो अस्तित्व में कब आई थी, 1965 में आई थी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो जो भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों, उन्हीं की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है वो एमएसपी के लिए अंतिम निर्णय देती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है दोस्तों, वो सिफारिश करती है किस पे दोस्तों, तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इसी समिति के जो है ये सिफारिश करती है और ये समिति आगे जाकर के जो है अंतिम निर्णय लगाती है, देती है कि भाई हाँ, किसी भी जो है फसल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होगा। अगर हम बात कर लेते हैं खरीफ फसल की, तो खरीफ फसलें दोस्तों क्या होती हैं, जो जून से सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है? देखिए, बहुत से प्रश्न ये पूछे जाते हैं, स्पेशली आरओ में भी पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो लोग ग्रामीण तबके से होंगे, जो कृषि जो है क्षेत्र से लगे होंगे, उनके लिए तो ये आसान होता है, बाकी आपको थोड़ा सा रट्टा होगा जो इस क्षेत्र से नहीं संलग्न होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो धान हो गया, मक्का हो गया, कंदन हो गया, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसल का कितना योगदान है दोस्तों, तो लगभग जो है 55% योगदान है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो खरीफ फसलें हैं जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लगाया गया है। तो वृद्धि देखिए किसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, धान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है कितनी है, 2183 है लगभग, जो कि पिछले साल 2040 थी और 143% की वृद्धि की गई है। वही ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए की जो धान है दोस्तों, उसको 2203 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि पहले कितनी थी, 2260 थी, इसमें भी 143 रुपीज की वृद्धि हुई है। वही मक्का का देखिए कितना है, तो यहाँ पे 2090 है, जो कि 1962 थी पहले। वही अरहर की देखिए 7000 है पहले, जो कि 6600 थी। सब में वृद्धि है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें जो है जिनका घटाया गया वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये जो 6377 है जो कि मूंगफली, इसके दाम जो है इसके भी बढ़े हैं, जो कि 5850 थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी जो खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है और यहीं से ज्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार की बात करें दोस्तों, 2023-24 में गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, मतलब प्रति कुंटल, तो 315 रुपए जो है प्रति कुंटल जो है उचित लाभकारी मूल्य की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा गन्ना के लिए, 315 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा आज का अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई, लॉन्च की गई, तो बांग्लादेश में। तो दोस्तों विश्व बैंक ने जून 2023 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस वर्ष, जून 2023 में बांग्लादेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में, ठीक है, यहाँ पे 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण के साथ ही दक्षिण एशिया में जो है अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा योजना जो है परियोजना शुरू किया है। तो दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के द्वारा पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू की गई दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू किया गया। और इस परियोजना के तहत बांग्लादेश के जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनका नाम देखिए क्या है यहाँ पे, गाजीपुर एलंगा और दूसरा देखा जाए नटोर नवाबगंज, इन पर जो है इस पूरे परियोजना के तहत जो है ये परियोजना पूरी केंद्रित होगी। और बेसिकली ये जो परियोजना है दोस्तों, ठीक है, ये किस उद्देश्य से शुरू की गई, तो देखिए अगर देखिए नेशनल हाईवेज पे अक्सर आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। तो एक तरीके से इन दोनों ही राजमार्गों पर जो सड़क यातायात के दौरान जो मौतें होती हैं, जो दुर्घटना के दौरान जो डेथ होती है, उनको लगभग 30% तक कम करना, ठीक है, इसी उद्देश्य से विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है। कहां पे दोस्तों, बांग्लादेश में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं महारत्न कंपनी की। दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी तक जो है 12 महारत्न कंपनी थी, लेकिन इस साल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में जो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियां, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी और साथ ही साथ ओएनजीसी को दोस्तों, ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड है, उसको 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की दोस्तों बात करें
तो ये किस मंत्रालय के तहत है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत जो है एक ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वो 18 फरवरी 1959 में किया गया था। देश का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहां पे दो क्षेत्र हैं दोस्तों, जिनका नाम है नहरकटिया और मोरन। वहां पे दो नए तेल क्षेत्र खोजे गए थे और उन्हीं दो क्षेत्रों के विस्तार और विकास के उद्देश्य से 1959 में दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है स्थापित किया गया था। और इस साल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में कौन कौन सी कंपनी, अन्य 12 कंपनियां कौन सी है जो महारत्न है। देखिए ये जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है इसको 2010 में, इसी के साथ साथ भारतीय तेल निगम लिमिटेड 2010 में, कोल इंडिया लिमिटेड भी 2011 में महारत्न बनी थी। गेल जो है दोस्तों ये भी महारत्न है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, निगम जो है 2022 में, इसको जो है महारत्न कंपनी, और इस साल ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ओएनजीसी और रेल विकास निगम को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो ये जो ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है, विदेश लिमिटेड, उसको जो है अगस्त 2023 में, और रेल क्षेत्र के एक उपक्रम है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड, उसको जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। और इससे पूर्व में देखा जाए दोस्तों आरवीएनएल को, ठीक है, ये जो कंपनी है इसको सितंबर 2023 में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी विदेश दोस्तों लिमिटेड जो है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली, ध्यान रखिएगा, 14वीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, यानी कि नवरत्न टोटल कंपनियां कितनी हो गई, वो 14 हो गई, और महारत्न कितनी है दोस्तों, वो भी 13 है। ये जो 14 नवरत्न कंपनी है ये भी एक नजर देख लीजिए। नाल्को है दोस्तों, देखिए नाल्को से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, फिर यहाँ पे बेल है, ठीक है, भारतीय नौवहन निगम है, फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, ठीक है, और यहाँ पे एचएल है, यानी कि यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, और यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नवेली, ठीक है, यहाँ पे लिग्नाइट लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, कंटेनर का यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो ये टोटल जो है 14 नवरत्न कंपनियां हैं, और बाकी हमने 13 जो है महारत्न कंपनियों को देखा, अब जो कि सब आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इस साल जो कि विदेश व्यापार नीति केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, जो कि 2015 में शुरू की गई जो विदेश व्यापार नीति थी उसका जगह लेगा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों इस वर्ष 31 मार्च 2023 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नई जो है विदेश नीति व्यापार जो है नई विदेश व्यापार नीति को लागू किया है। और ये जो नई विदेश व्यापार नीति है जो कि लागू हुई है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से, और ये जो है 2015 में जो विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो लागू की गई थी 2015 में, उसका ये स्थान लेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप चार्ट पढ़ लीजिएगा। इस व्यापार जो है इस विदेश व्यापार नीति के तहत जो है भारत का जो लाने का उद्देश्य क्या था, तो भारत का, ठीक है, विश्व के साथ जो भारत का व्यापार है, ठीक है, व्यापारिक संबंध है, उनके लिए रणनीतियों को, नियमों को और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस व्यापार नीति को लाया गया। अगर हम बात करते हैं नई जो विदेश व्यापार नीति, उसके तहत कुछ एजेंडा रखे गए हैं, जैसे कि 2030 तक भारत की कुल जो निर्यात है उसमें $2 ट्रिलियन तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है, जो यानी कि वर्तमान में जो कुछ भी हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है, और जिसमें जो कि व्यापार और सेवा दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइसेस में ये दे सकता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि जो हम व्यापार जो वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं उसी के आधार पे $2 ट्रिलियन नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापार और सेवा यानी कि जो ट्रेड हो रहा है और साथ ही साथ जो सर्विसेज है, उन दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर के $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है एक्सपोर्ट का दोस्तों, किस वर्ष तक? 2030 तक, इस नई व्यापार नीति के तहत। ये जो नई व्यापार नीति है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात को सरल बनाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। जो लेन देन की लागत है दोस्तों उसको कम करना, ठीक है, व्यापार संचालन को भी आसान बनाने के लिए ई पहल को शुरू करना।
यहाँ पे जो नई विदेश व्यापार नीति है दोस्तों, उसके 4 स्तंभ है, 4 प्रमुख स्तंभ है, 4 पिलर है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना। बिल्कुल है भाई, क्योंकि नई विदेश व्यापार नीति है तो व्यापार को ही बढ़ावा देना, निर्यात को, वस्तुओं को बढ़ावा देना उद्देश्य है वो, ठीक है। और यहाँ पे उसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन आधारित प्रणाली है उसमें छूट देना, पात्रता आधारित जो व्यवस्था है उसको बदलना है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, जो लेन देन की लागत है दोस्तों उसको कम करना, जिससे कि व्यापार बढ़े। व्यापार संचालन में दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, ई पहल को शुरू करना। और अंत में जो इसका चौथा पिलर है उसका उद्देश्य क्या है, देश के सभी हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निर्यात हब को विकसित करना, यानी कि निर्यात हब को विकसित किया जाएगा जिससे कि जो निर्यात वो बढ़ सकेगा, ठीक है। तो ये नई विदेश व्यापार नीति दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और कुछ पॉइंट दिया है जिसमें आप देख सकते हैं 4 पिलर हमने देखा। न्यू एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल किए गए, कुछ स्कीम भी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। एमनेस्टी स्कीम है, आप ये सब भी देख सकते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम आगे भी बात करते रहेंगे, फिलहाल तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, 7 राज्यों में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा। तो मित्रा जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा, वो 7 राज्य कौन से, आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में घोषणा किया कि भाई देश के 7 राज्य जहां पे मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल को। ये 7 राज्य कौन कौन से दोस्तों, एक तमिलनाडु है, ठीक है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। और ये जो मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है दोस्तों, यहाँ पे वस्त्र के, ठीक है, अत्याधुनिक जो संरचना है वहां स्थापित किया जाएगा। तरीके से एक हब बनाया जाएगा, एक ही प्लेस बनाया जाएगा जहां पे जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन होगा, वहां पे हर एक चीज, वस्त्रों से जुड़ी, टेक्सटाइल से जुड़ी हर एक चीज का सेवा वहां प्रदान किया जाएगा। ये जो 7 राज्य, इसमें किन किन जगहों पे ये पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट देखिए, उत्तर प्रदेश ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार में, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में और तमिलनाडु के, ठीक है, विरुधुनगर में और कर्नाटक के, ठीक है, कुलबर्गी में और गुजरात के नवसारी में जो है ये पार्क स्थापित किए जाएंगे। और ये जो पार्क है इनकी स्थापना 2027-28 तक पूरी हो जाएगी। पीएम मित्र जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है दोस्तों, वो 5, ठीक है, एफ पर आधारित है, ठीक है, 5 क्षेत्र में, जो कि 5F क्या है ये, ठीक है, 5F क्या है, तो ये फ्रॉम, ठीक है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू, ठीक है, विजन, इनके जो है अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देगा। सरकार की तरफ से जो दी गई जानकारी उसमें यह बताया गया कि इस योजना में जो है कितना निवेश हो सकता है, लगभग जो है 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20 लाख जो है रोजगार सृजन की जाने की यहाँ पे पूरी संभावना है इस योजना के तहत। ये जो पार्क है दोस्तों, इन पार्क में एक ही स्थान पे कताई बुनाई, मैंने बताया ना, कपड़े की कताई बुनाई से लेकर के ओवरऑल सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल होगी, यानी कि उनका प्रसंस्करण होगा, इनकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, रंगाई छपाई से लेकर के जो परिधान निर्माण तक जो है एकीकृत कपड़ा, यानी कि एक शर्ट के, ठीक है, धागे से लेकर के उस शर्ट को बनाने तक कंप्लीट पूरी चीजें एक ही जो है छत के नीचे होंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उस कपड़े का मूल्य श्रृंखला बनाने का काफी ज्यादा अवसर मिलेगा। साथ ही यहाँ का विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी अत्याधुनिक तकनीकी को आकर्षित करेगा। तो ठीक है, पीएम मित्र पार्क दोस्तों टेक्सटाइल पार्क है, उसको 7 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, ये राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है, एपीए यानी कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है, पहला पीसी है यहाँ पे पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन बना दोस्तों, गेल बना, ठीक है। गेल जो है एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू बना है। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जो है अग्रिम मूल्य निर्धारण करने वाला पहला पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली जो यूनिट है वो बन गया है। एपीए योजना दोस्तों 2022 में भारत में व्यापार करने को बेहतर बनाने
और गैर प्रतिकूल कर जो है प्रणाली को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। तो एपी यानी कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता दोस्तों जो शुरू किया गया था, ये जो योजना है, ये एग्रीमेंट है, ये 2022 में शुरू किया गया था। तो एक तरीके से व्यापार को बेहतर करने के उद्देश्य से और यहाँ तक कि जो गैर प्रतिकूल, जो अनावश्यक जो कर प्रणाली है, उसको जो है उस गैर प्रतिकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देने के जो सरकार का लक्ष्य है, ठीक है, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए इसको जो है शुरू किया गया था। यहाँ पे एपीए कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए क्या है, जो करदाता है उनको अंतरराष्ट्रीय लेन देन के हस्तांतरण मूल्य से संबद्ध जो है निश्चितता उसको प्रदान करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर हस्ताक्षर करने वाली पहली पीएसयू जो बनी है वो गेल बनी है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों जो प्रश्न है, यहाँ पे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखिए वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहिए, साथ ही साथ देखते रहिए, इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट है। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, आरपीवीसी। आरपीवीसी दोस्तों देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो अगस्त 2023 में भारत का पहला जो पेमेंट बैंक है दोस्तों, जिसे हम एयरटेल पेमेंट बैंक कहते हैं, उसके द्वारा जो है बचत खाते, जो बचत बैंक खाते हैं, उन खाते वाले जो नया और मौजूदा जो ग्राहक है, उनके लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। और इस तरह का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला जो बैंक बना है दोस्तों, वो कौन बन गया है, वो एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है। डेबिट कार्ड दोस्तों देखा जाए सामान्य जो है पीवीसी कार्डों के मुकाबले रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री, एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया। यानी कि एक तरीके से ये जो है, जब ये डेबिट कार्ड खराब भी हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसको जब फेंकेंगे तो ये कहीं से भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाएगा, अवशिष्ट के रूप में ये पर्यावरण में नहीं उपस्थित रहेगा, ये बल्कि ठीक है खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलीविनाइल जो है क्लोराइड जो है सामग्री से बनाया गया है और ये एक तरीके से ठीक है पर्यावरण के अनुकूल है। यह जो है परिचय स्थिरता के प्रति बैंक के समर्पण और वित्तीय उद्योग के भीतर पर्यावरण के प्रति जो जागरूक प्रथा है उनकी वकालत करने के उसके अभियान से मेल खाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो बैंकिंग क्षेत्र है उनकी जो पर्यावरण के प्रति जो उनकी जागरूकता है, उनका जो समर्पण है, उसी के ध्यान में रखते हुए इस जो है डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, आरपीवीसी। ठीक है, यानी कि रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे जो है पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि एयू यानी एयूएसएफ, ठीक है, यहाँ पे बात करें जो बैंक है यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है फाइनेंस बैंक ने भारत की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू किया है। तो भारत की पहली 24 यानी कि 24 घंटे और 7 हफ्ते के 7 दिन तक जो है वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला देश का पहला कौन बैंक बना है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। तो अगस्त 2023 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा जो कि लघु वित्तीय बैंक है। ये सभी ग्राहकों को मुफ्त में 365 दिनों के लिए 24 घंटे और 7 दिन तक जो है वीडियो बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और किस योजना के तहत दोस्तों, तो ये जो प्रधानमंत्री जन योजना के तहत जो खाता धारक उनको भी शामिल किया गया है। तो अभी हमने आपसे पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, इसको किस वर्ष शुरू किया गया था। और एक तरीके से इनको लेकर के जितने भी जो है बैंक से जुड़े हुए, इस बैंक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको 365 दिनों तक और 24 घंटे सप्ताह के पूरे 7 दिन तक जो है वीडियो बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना को ठीक है 65 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। ये श्रीलंका की एक परियोजना है दोस्तों जिसका नाम है डिजिटल पहचान परियोजना। इस परियोजना को जो है पूरा करने के उद्देश्य से या फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने श्रीलंका को आर्थिक सहायता दी है 45 करोड़ रुपए की। तो भारत ने दोस्तों श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए जो है 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ये जो सहायता, ये जो चेक सौंपा गया है दोस्तों श्रीलंका को, वो श्रीलंका में जो भारत के उच्चायुक्त है गोपाल बागले, उन्हें जो है प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है कनक हेरात को
राष्ट्रपति सचिवालय में इस चेक को सौंपा है। और इससे क्या होगा, श्रीलंका का जो डिजिटलीकरण कार्यक्रम है दोस्तों, जिसका नाम देखिए क्या है, डिजिटल पहचान परियोजना, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा। और ये जो है जो प्रधान यहाँ में जो श्रीलंका की ये जो विशिष्ट पहचान परियोजना है दोस्तों, जिसको आर्थिक सहायता दी गई है भारत के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के जो प्रशासनिक ढांचे हैं दोस्तों, उनको रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है। तो भारत ने जो है श्रीलंका का जो एक कार्यक्रम है, परियोजना, डिजिटल पहचान परियोजना, उसको 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रदर्शनी है, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। इस प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है दोस्तों, उसने जो है अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी, जिसका नाम है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन किया। किसने किया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया। इस प्रदर्शनी में यूनेस्को के द्वारा जो सूचीबद्ध विश्व धरोहर है, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको अनोखे तरीके से जो बैंक नोट्स हैं दोस्तों, वो बैंक नोट जो यहाँ पे G20 के जो सदस्य देशों के जो बैंक नोट है, उनके बैंक नोटों पर उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो G20 के सम्मेलन की जैसे कि अध्यक्षता भारत इस साल किया है, और इस समारोह के दौरान जो है जो सदस्य देश हैं प्रदर्शनी में, उनके नोटों को जो है, उनके नोटों पर इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रदर्शित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1987 में किया गया था, संस्कृत मंत्रालय के तहत किया गया था, जो कि एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि एक स्वायत्त संस्था के रूप में संस्कृत मंत्रालय के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। और ये कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के रूप में जो है कार्य करती है। इसे जो स्थापित किया गया था प्रोजेक्ट मौसम के तहत जो है एक अनुसंधान इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। और प्रोजेक्ट मौसम क्या है दोस्तों, ये संस्कृत मंत्रालय की एक परियोजना है, जिसकी जो है नोडल एजेंसी दोस्तों कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली है। तो प्रोजेक्ट मौसम की नोडल एजेंसी कौन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली है। और इसी प्रोजेक्ट मौसम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा जो है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों, देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया किसे, कर्नाटक को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन होता है। ठीक है, तो इनोवेटिव जो है स्टेट का दर्जा दिया गया, जो टैग दिया गया है, वो किसे दिया गया, कर्नाटक को दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, ठीक है, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, इसने मिल करके राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए 2021-22 के लिए। और इस सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए, जो भारत का सबसे ज्यादा इनोवेटिव यानी कि अभिनव, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है नवाचार, नए नए इनोवेशन होते हैं, किस राज्य में, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा जो इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है वो कर्नाटक को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो है दादर और नगर हवेली को दिया गया, फिर दमन एंड दीव को दिया गया, फिर तेलंगाना को दिया गया, फिर तमिलनाडु को दिया गया। बात करें तेलंगाना का दोस्तों जो है कितना इनोवेशन में है, तो 46.18, फिर कर्नाटक की बात करें तो 39.10, फिर तमिलनाडु की बात करें तो 39.90 का जो है अभिनव फर्मर का उच्चतम जो है यहाँ पे हिस्सा है। लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पे कर्नाटक को सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, वहीं हम बात करें दोस्तों और सबसे जो है कम ऐसी फर्में जहां पे जो है इनोवेशन की हिस्सेदारी कम है, तो यहाँ पे सबसे कम बात करते हैं उड़ीसा की है, जहां पे 12.78% है। बिहार की देखिए 13.47% है, और वही बात करें झारखंड की 13.71% पर जो है ऐसी फर्म जिनकी सबसे कम हिस्सेदारी है। ये जो पहला राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण दोस्तों जारी किया गया था, ये 2011 में जारी किया गया था। और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो भारतीय विनिर्माण फर्मों का जो नवनिवेशी जो है प्रदर्शन, यानी कि जो इनोवेशन क्षेत्र से लगे हुए, ठीक है, जो फर्म है, उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है इनोवेशन के क्षेत्र पर, उनका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण को जारी किया गया था सबसे पहली बार 2011 में। तो यहाँ पे ये जो आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार देखा जाए कर्नाटक जो है सबसे अभिनव राज्य है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला जो है नगर निगम बना है कौन, पटना।
तो ये सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, ध्यान रखिएगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जिसका उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम जो बना है वो पटना नगर निगम बना है बिहार का। तो यहाँ पे पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला जो है नगर निगम बना है। इस जो डिजिटल करेंसी को, जो कि देश के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्पन्न किया गया था, इसका नाम क्या है, ई रुपया। ध्यान रखिएगा, ई रुपया जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और इस डिजिटल मुद्रा का उपयोग जो है पूरे पटना नगर निगम में किया जाएगा, ठीक है, ये स्टार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्ष 2023 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ को दिया गया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो दिया गया है वो एचडीएफसी लाइफ को दिया गया है। तो देश की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी है, ठीक है, कौन सी दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और इसे जो है इस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का जो चयन किया गया है वो एचडीएफसी की जो है के लिए ये जो वेंकटचलैया की जो अध्यक्षता में एक समिति थी उसके द्वारा जो है किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों लंदन में प्रदान किया गया और ये जो पुरस्कार है वो ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल सम्मेलन, जो सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन है उसमें दिया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है किसको, आरएसी लिमिटेड को। तो एसोचैम के द्वारा दोस्तों विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार किसे मिला है, आरएसी लिमिटेड को मिला है। और आरएसी लिमिटेड दोस्तों क्या है, तो ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएससी है और इसे क्या नाम है दोस्तों, आरएसी लिमिटेड। और आरएसी लिमिटेड के द्वारा जो है एसोचैम के द्वारा चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन में, ठीक है, विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे, आरएसी लिमिटेड को। ये जो पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। इससे जो है एंड द बेस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड में, ठीक है, वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, किससे, आरएसी लिमिटेड को, ठीक है, आरईसी लिमिटेड को। आरएसी लिमिटेड दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में किया गया था। ये पूरे भारत में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जो वित्त पोषण और विकास है उसके लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा एसोचैम के द्वारा किस कंपनी को जो है विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है, तो आरएसी लिमिटेड को दिया गया, ठीक है। अगला हमारा पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है एचडीएफसी का प्रोग्राम इंश्योर इंडिया कार्यक्रम, उसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों एचडीएफसी का प्रोग्राम इंश्योरेंस इंडिया। तो इंश्योरेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जो गिरावट आ रही थी उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक एचडीएफसी बैंक ने जो है एक कार्यक्रम चलाया, इंश्योरेंस इंडिया कार्यक्रम। इसके तहत जो है सेल्फी लेने का, ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया गया। उसी के तहत बहुत सारी बड़ी संख्या में जो है फोटो संकलित किया गया और जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो एचडीएफसी लाइफ ने, ठीक है, सबसे बड़ा ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक बनाने के लिए, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल किया है। और इस जो है ये जो सेल्फी मोज़ेक बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, इंश्योरेंस इंडिया अभियान, उसी के हिस्से के रूप में लगभग 19,097 फोटोज जो है वो एकत्रित की गई, संकलन किया गया और इसी ने देखा जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है खिताब जीत लिया। एचडीएफसी लाइफ से देखा जाए बाद में लगातार जो है कम हो रही जीवन बीमा पहुंच को संबोधित करने के उद्देश्य से इंश्योरेंस इंडिया अभियान को शुरू किया है, जिसमें देखा जाए जिसके महत्व को अधिक से अधिक मान्यता देने और इसे अपनाने में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए कि इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय सिडबी के द्वारा लॉन्च किया है। देखिए अगेन जो है सिडबी चर्चा में आ गया दोस्तों। सिडबी के द्वारा जीएसटी सहाय दोस्तों लॉन्च किया गया है जो कि इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है।
तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की जो आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने एक ऐप आधारित, ठीक है, इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया है। ये जो इनवॉइस प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय दोस्तों, वो एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतान और परिणामी नकदी प्रवाह बेमेल की समस्या को कम करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी विलंब होता है भुगतान में, ठीक है, उसको जो है एक तरीके से उनको कम करने के उद्देश्य से इस जीएसटी सहाय सबसे जो है लॉन्च किया गया, सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जीएसटी सहाय जो है दोस्तों एक इनवॉइस फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस होगा। इसमें एमएसएमई त्वरित कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए अपने अवैतनिक चालान का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, जहां पे इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। और सिडबी दोस्तों यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन है? सुब्रमण्यम रमन है। और ये जो इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1999 को की गई थी। देखिए यहाँ पे इसको सही करिए, 1999 नहीं है, ये है दोस्तों 90। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको, ये है 90। ठीक है, अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भारत का जो बैंक है, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो है बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, उसको जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों महेंद्र सिंह दोस्त यहाँ पे धोनी। तो यहाँ पे जो देश का जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है अपने जो पूर्व क्रिकेटर रहे महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पे एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बने। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न जो कई तरीके के मार्केटिंग के कार्य होते हैं, यानी कि जो विपणन प्रचार करना और प्रचार अभियानों में जो है प्रमुख भूमिका निभाएंगे दोस्तों कौन? महेंद्र सिंह धोनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा संयुक्त अरब अमीरात। तो अगले साल यानी कि 2024 में जो 13वीं यहाँ पे WTO की जो 13वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता यूएई करने वाला है। तो यूएई के जो विदेश व्यापार मंत्री है दोस्तों डॉक्टर थानी अल जैदी, उन्होंने देखा जाए विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में उन्हें चुना गया है, जिसका आयोजन दोस्तों फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, यूएई की राजधानी अबू धाबी में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि WTO की जो 13वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन है उसका आयोजन 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाला, और इसकी अध्यक्षता जो यूएई के विदेश व्यापार मंत्री हैं डॉक्टर थानी अल जैदी, उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो घोषणा किया गया है दोस्तों वो WTO की जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, वहां पे जो जनरल काउंसिल के दौरान जो है किया गया। और यहाँ पे जो है अल जैदी को, डॉक्टर अल जैदी को WTO के जो महानिदेशक हैं नगोजी ओगोंजो एवेला, जिनसे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उनसे उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान जो है ये समझौता, ये बात सामने आई। सम्मेलन में जो है विश्व व्यापार संगठन के 164 देश और सीमा शुल्क ब्लॉक के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएई चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे अगली साल WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक अबू धाबी एक बार और चर्चा में है यूएई, क्योंकि आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने जो है अपना पहला जो विदेशी कार्यालय खोला है दोस्तों, वो भी जो है यूएई की राजधानी अबू धाबी में खोला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों AIIB का जो पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है वो अबू धाबी में खोला गया। AIIB के अध्यक्ष और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, जिनका नाम है जिन ल्यूकुन, और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और AIIB के जो संयुक्त अमीरात के जो गवर्नर हैं सुल्तान अल जाबेर, उन्होंने आधिकारिक तौर पे जो है हब खोलने के लिए एक मेजबान सदस्य के रूप में ये समझौता किया है। यहाँ पे दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला जो विदेशी कार्यालय खोला है दोस्तों, वो अबू धाबी में खोला है। और ये जो हब है दोस्तों, ये सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए AIIB के विकास एजेंडे और बुनियादी ढांचे परियोजना के वित्त पोषण का समर्थन करेगा। चूंकि AIIB चर्चा में यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये बहुपक्षीय विकास बैंक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसको जो है किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी?
तो इसका मिशन जो है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य यानी कि अस्थायी बुनियादी ढांचे, जो एशिया क्षेत्र है उनमें जो अस्थायी बुनियादी ढांचे अन्य क्षेत्र में निवेश करके जो सेवा बाजार और जो लोग हैं उनको जोड़ना है। इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में एक बहुपक्षीय संधि के द्वारा की गई थी और इसका संचालन 2016 से शुरू हुआ था। किसका दोस्तों? AIIB का। ठीक है, तो ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अगले और लास्ट पॉइंट की, कि भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र के बाद देखा जाए GDP हिस्सेदारी के मामले में जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन गया, जो कि हाल फिलहाल ये चर्चा में था। तो यहाँ पे एक फर्म है दोस्तों soico.in है, उसके द्वारा जो है एक डेटा जारी किया गया और इस डेटा के मुताबिक देखा जाए दोस्तों तो GDP के मामले में जो है हिस्सेदारी के मामले में जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे आ गया। अगर हम बात करें ये फर्म क्या है दोस्तों, ये एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और ये जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये निवेश और शेयर बाजार पे जो है नजर रखती है और इसके आधार पे ये जो है डेटा जारी किया है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये सेंसेक्स और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटी एशिया के द्वारा जो है आधारित है। अगर हम सरकारी जो है आंकड़े उनके अकॉर्डिंग देखें तो GDP की हिस्सेदारी के मामले में जो है उत्तर प्रदेश किस नंबर पे था? वो दोस्तों तीसरे नंबर पे था, वो दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत की कुल GDP में दोस्तों 15, ठीक है, कितने परसेंट की हिस्सेदारी के यहाँ पे 15.7 की GDP हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र देखिए सबसे आगे है। दूसरे स्थान पे देखिए 9.2 जो है GDP के साथ हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों इसके बाद तीसरे स्थान पे आता है 9.1% GDP की हिस्सेदारी के साथ। उसके बाद गुजरात आता है 9.2, फिर पश्चिम बंगाल आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कारोबार करने में सुगमता जो रैंकिंग है दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो 14वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी GDP के मामले में, वो उत्तर प्रदेश होगी। पहले स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वैश्विक धन प्रेषण की सूची जारी की गई हाल ही में दिसंबर 2023 में। और ये जो वैश्विक धन प्रेषण यानी कि जो विदेशों के द्वारा जो भेजे गए धन है जो भारत में आते हैं उसकी जो एक सूची जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची के अनुसार देखा जाए, ठीक है, वैश्विक धन प्रेषण के मामले में दुनिया में जो पहला स्थान हासिल किया है यानी कि सबसे ज्यादा जो विदेशों से धन आता है किसी देश में वो है भारत में। भारत में बात करें 2023 में विदेशों से लगभग कितना धन आया है? तो 125 बिलियन डॉलर जो है धन भेजा गया विदेशों से, जो कि 2022 की तुलना में दोस्तों 12.5% अधिक है। वही जो है बात करें दोस्तों भारत का जो आवक धन प्रेषण है वो जो GDP में कितना परसेंट योगदान देता है? तो 3.4% का योगदान देता है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन है धन प्रेषण की सूची में? तो मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ पे कितने? तो यहाँ पे 50 मिलियन जो है डॉलर जो है। यहाँ पे तीसरे स्थान पे जो है चीन आ जाता है जहाँ पे 50 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो कुल प्रेषण प्रवाह का कितना हिस्सा जो है किन देशों से आता है? 36% जो है वो आता है अमेरिका से, फिर ब्रिटेन, फिर सिंगापुर से। सबसे ज्यादा जो प्रेषण हुआ है यानी कि सबसे ज्यादा जो है विदेश से धन आया भारत में, कहाँ से, किस देश से? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आया है, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, प्रेषण के मामले में, धन प्रेषण के मामले में। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक धन प्रेषण के आधार पे भारत विश्व में सबसे ज्यादा विदेशों से धन प्राप्त करने वाला देश है। उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद चीन है, और फिर हम बात करें सबसे ज्यादा धन कहां से आता है? तो अमेरिका से आता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पार्ट 1 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आने वाले सेशन में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगेगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सेशन से जुड़े रहिए, साथ ही साथ कोई समस्या है तो जरूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड